अचानक दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। सामंत सेठ अपने नौकर से दरवाजा खोलने को कहते हैं। दरवाजा खुलते ही उसने देखा इनकम टैक्स ऑफिसर और पुलिस की पूरी टीम कोठी के दरवाजे के सामने खड़ी थी। आप लोग कौन हैं? किससे मिलना है आपको? अपने मालिक को बुलाओ। नौकर अंदर आकर सामंत सेठ को बताता है कि बाहर इनकम टैक्स ऑफिसर और इंस्पेक्टर चौहान आए हुए हैं। और तभी पूरी टीम कोठी के अंदर दाखिल हो जाती है। इंस्पेक्टर साहब, आप अचानक क्या हुआ? कोई बात हो गई क्या? हमारे पास तुम्हारे खिलाफ तलाशी का वारंट है। हमें पता चला है कि तुमने बहुत सा काला धन जमा करके रखा है। हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। कृपया आप सभी लोग हमारा सहयोग कीजिए। लेकिन साहब, मैंने तो घर में जो भी रखा है वो मेरी ईमानदारी का पैसा है। अब यहाँ तक कि ये कोठी जो आप देख रहे हैं ना, ये भी मेरे खून पसीने की कमाई की है। तो सांच को आंच क्या सेठ जी? आपको तो घर की तलाशी खुशी खुशी दे देनी चाहिए। पुलिस पूरी कोठी छान लेती है पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता और टीम वापस लौट जाती है। रास्ते में इंस्पेक्टर चौहान अपनी टीम से कहते हैं, दाल में जरूर कुछ काला है। मैं इसका पर्दाफाश करके ही रहूंगा। आज बेनीगंज गांव की सुबह बहुत खूबसूरत थी। चिड़िया बाग में चहक रही थी। हरे भरे खेतों में पुरवैया हवा चल रही थी। गांव का माहौल शांत और खुशनुमा सा था। पर बस स्टैंड पे रोज की तरह आज भी वही भीड़ लगी थी। बुजुर्ग, औरतें, स्कूल के बच्चे और काम पे जाने वाले मजदूर, सबकी निगाहें एक ही दिशा में टिकी थी। आज फिर देर हो गई। अरे दादा, वो देखो आ गई बस। भगवान भरोसे। हाँ, सामने से भगवान भरोसे बस सर्विस की एक लौती बस स्टैंड पर पहुंच चुकी थी। ड्राइवर दलन स्टीयरिंग पर अकड़ कर बैठा था और कंडक्टर जब्बर दरवाजे पर खड़े लोगों को चढ़ने के लिए आवाज लगा रहा था। अरे आ जाओ, सब जल्दी जल्दी चढ़ो बस में, 2 मिनट ही रुकेगी। हाँ। भीड़ एकदम से बस की ओर लपकी और सब बस में बैठ गए। उसी भीड़ में 2 दोस्त भी थे, भोला और बहादुर, जो शहर पढ़ाई करने जाते थे। जब सब बस में बैठ गए और बस थोड़ा आगे की ओर बढ़ी, जब्बर सभी से किराए के डबल पैसे मांगते हुए बोला, देखो, विश्व युद्ध का टाइम चल रहा है भाई लोग। डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, इसलिए सबको डबल किराए के हिसाब से जेब ढीली करनी पड़ेगी। दे सको तो बैठो, वरना पैदल चलकर वजन घटाओ। क्या समझे? अरे पर इसी बस का किराया क्यों बढ़ा रहे हो भाई? और जगह सभी बसें तो उन्हीं दामों पर चल रही हैं। तो उन्हीं बसों में चले जाओ ना। यहाँ बैठना है तो किराया निकालो, वरना नीचे उतर जाओ। अरे भैया, इतना ज्यादा किराया क्यों है? मुझे तो पास ही के गांव जाना है। तो वहाँ तक का इतना ही किराया हुआ। देना है तो दो, वरना नीचे उतर जाओ। उस आदमी ने जब्बर को पैसे दिए, जिसे जेब में रखकर जब्बर उसे टिकट देते हुए आगे बढ़ गया। अच्छा, मेरे बाकी के पैसे तो वापस कर दो। अभी खुले नहीं है, बाद में लेना। बस में बैठे यात्री आपस में बात कर रहे थे और जब्बर सभी से टिकट के डबल पैसे लेते हुए आगे बढ़ रहा था। अरे यार, एक तो इतनी महंगाई है, ऊपर से अब डबल किराया। कोई और रास्ता भी तो नहीं है ना? ये गांव की एकमात्र बस है जो शहर जाती है। हाँ भाई, सही कहा। ये एक का डबल वसूलते हैं, मगर बेबस होकर हमें इसी बस में जाना पड़ेगा। सबकी सीटों पर जाकर किराया मांगते हुए जब्बर आखिरकार बहादुर और भोला की सीट पर पहुंचा। अरे भाई लोग, किस सपने में खोए हो? टिकट के पैसे निकालो फटाफट। अरे पर इतना किराया? आप तो शहर से भी ज्यादा किराया ले रहे हो। भाई, किराया तो इतना ही देना पड़ेगा वहाँ तक। अब देना है तो दो, वरना बस के नीचे उतर जाओ। ठीक है, देता हूँ। पर बाकी के खुले? अरे खुले तो दे दो भाई। बाद में देता हूँ, खुले नहीं है। एक तो दुगना दाम वसूलते हो, ऊपर से बाकी के पैसे पचा ले जाते हो। चलो, बाकी के पैसे वापस करो। जा, नहीं देता। जो करते बने कर लो। अरे क्या यार, छोड़ ना जाने दे। तू बैठ और आप भी जाओ। आपके टिकट के पैसे मिल गए ना? मैं तो पैसे लेकर जा रहा था, इसे ही ज्यादा गर्मी चढ़ी है। समझा लो इसे।
दोबारा बस में बैठना है या नहीं बैठना? हाँ, अच्छा ठीक है, हम समझ गए, अब आप जाओ। भोला ने जब देखा लड़ाई झगड़े का रुख बन रहा है तो उसने बहादुर को शांत कराया और जब्बर पैसे ऐंठने दूसरी सीटों पर चला गया। तू बहुत सीधा है भोला, तुझे इनकी चालाकियां समझ नहीं आएंगी। छोड़ना, जाने दे। वो गया दूसरी सीटों पर। बस के अंदर एक घुटन सी थी। लोग एक दूसरे से सटे खड़े थे। बहादुर बार बार जब्बर की ओर देख रहा था, जो हर आदमी से ज्यादा पैसे ले रहा था और छुट्टा भी वापस नहीं कर रहा था। यार, ये कंडक्टर कितना गलत व्यवहार कर रहा है। सबका पैसा गबन कर रहा है, जो कि सरासर गलत है। यहाँ तो सब इससे परेशान है, लेकिन क्या करें, ये लोग यहाँ दूसरी बस चलने ही नहीं देते। जो भी कोशिश करता है उसे डरा धमकाकर बस से उतार देते हैं। धूल उड़ाती हुई बस आखिरकार चंदनपुर के उस छोटे से बस स्टैंड पर रुकती है, जहाँ 2-3 ढाबे और चाय की दुकान है। वहाँ बस रुकते ही जब्बर ने जोर से चिल्लाकर कहा, जिसको भी खाना है या नाश्ता करना है यहाँ कर लो, बस 15 मिनट में यहाँ से निकलेगी। भोला को बहुत भूख लगी थी और सामने एक ढाबा था जहाँ सजे सब पकवान गर्मा गर्म और बढ़िया लग रहे थे। बाहर के कांच से साफ साफ दिख रहा था। गर्मा गर्म कचौड़ी, समोसे सब स्वादिष्ट दिख रहे थे। अरे बहादुर, यहाँ तो खाना देखने में स्वादिष्ट और बढ़िया लग रहा है। चलो ना, खाते हैं। ठीक है, चलो कुछ खा लेते हैं। भोला ढाबे पर बैठा खाने का इंतजार कर रहा था, पर बहादुर बड़ी देर से उस ढाबे को ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी नजर ड्राइवर दलन और कंडक्टर जब्बर पर जाती है। अरे भोला, वो देख, वो दोनों ढाबे वालों से पैसे वसूल रहे हैं। मगर ढाबे वाले उन्हें पैसे क्यों दे रहे हैं? हाँ, देख तो मैं भी रहा हूँ। ढाबे वाले कुछ नोट ड्राइवर की जेब में डाल रहे हैं, पर क्यों, ये समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ कुछ गेम समझ में आ रहा है। अच्छा बता, ये बस रोज यहीं क्यों रुकती है? क्यों रुकती है? क्योंकि ये दोनों बस के सभी लोगों को कमीशन की लालच में इस ढाबे का अच्छा दिखने वाला घटिया खाना खिलाते हैं। पर हमें इन सब से क्या लेना देना। तुम देखो उनकी घपलेबाजी और मुझे थोड़ा सा खाने दो। देखने में ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। रुको भोला, भूख की वजह से बेवकूफ मत बनो। देखने में ये जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में उतना ही बेकार है। इसे खाकर तुम बीमार पड़ जाओगे। वो देखो, जो यात्री खाना खा रहे हैं वो सब के सब उल्टियां कर रहे हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो बहादुर। अच्छा किया जो तुमने मुझे रोक दिया। ये सब तो लगातार उल्टियां कर रहे हैं। शहर चलकर कुछ खा लेंगे। अच्छा चलो, अब बस में बैठते हैं। तू चलकर बैठ, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आता हूँ। बहादुर ढाबे के पीछे के नल से पानी पी रहा था। तभी उसकी नजर अचानक ढाबे के पीछे गई। वहाँ उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो चौंक गया। अच्छा, अब समझा। तो यहाँ ये गोरख धंधा चल रहा है। कुछ दिन बाद बस फिर चंदनपुर बस स्टैंड पर खड़ी थी और 2 नकाबपोश आदमी बड़े बड़े बैग उठा कर जल्दबाजी में बस के अंदर रख रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, इतनी भी क्या जल्दी है यारों? अभी बस छूटने में टाइम है, सामान जरा आराम से चढ़ाओ। दोनों ने पीछे पलटकर देखा तो इंस्पेक्टर चौहान अपनी टीम के साथ उनके पीछे खड़े थे। उसे देखकर नकाबपोश भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन थोड़ी मुशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस ने दोनों को पकड़ ही लिया। फिर जब उनके चेहरे से नकाब हटा तो सभी दंग रह गए, क्योंकि ये दलन और जब्बर ही थे जो रुपयों से भरा बैग बस में चढ़ा रहे थे। पुलिस ने मौके से उन्हें गिरफ्तार किया और सीधा उन्हें थाने ले गए। उधर थाने में, तुम सच उगलोगे की और मार खानी है। अब सब सच सच बता दो कि ये सब तुम किसके कहने पर कर रहे थे? थाने में दोनों को बहुत मार पड़ी। पहले तो दोनों चुप रहे, लेकिन कुछ ही देर में डंडों के आगे दोनों की चुप्पी टूट गई। साहब, ये सब हमारा नहीं है। ये सामान सेठ का पैसा है, काला धन। हाँ, हमें बस इधर से उधर पहुंचाने के लिए कहा जाता था। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। जीप निकालो, हमें सामंत सेठ की हवेली जाना है। पुलिस की जीप सायरन बजाते हुए सामंत सेठ की हवेली पर रुकती है और दरवाजा
खुलते ही इंस्पेक्टर चौहान घर के अंदर घुस जाते हैं। हाँ, यहाँ सब ठीक है, बाकी का माल तुम संभाल कर रखना। पुलिस को यूं अचानक देखकर सामंत सेठ ने हड़बड़ी में फोन रख दिया। क्या हुआ सेठ जी, आपने फोन क्यों रख दिया? फोन जरूरी लगता है, अब बात कर लीजिए। इंस्पेक्टर चौहान को देखते ही सामंत सेठ को जैसे सांप सूंघ गई। उसने घबराते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप अचानक? हाँ सेठ जी, हम आपको लेने आए हैं। आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। पर मैंने क्या किया है? सच में आप नहीं जानते कि बन रहे हैं? खैर मैं ही बता देता हूँ। आपके खिलाफ हमें गवाह मिले हैं जिन्होंने डंडे खाकर आपके काले धन के बारे में सब बता दिया है। गवाह? कैसा गवाह? मैं किसी को नहीं जानता। कैसा काला धन? अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है सेठ जी, सब सच बता दो। मैंने कहा ना, मैं किसी को नहीं जानता। तुम्हारे पास क्या सबूत है? खुद थाने चलकर देख लेना। ले चलो रे इन्हें। इंस्पेक्टर चौहान जीप में सामंत सेठ को जबरन बिठाकर थाने ले जाती है। सामंत सेठ सामने कुर्सी पर बैठा है और इंस्पेक्टर चौहान उससे सवाल पे सवाल करे जा रहे हैं, पर वो जवाब नहीं दे रहा। देखो सेठ जी, अब छुपाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा होगा खुद अपने मुंह से सब बता दो। अरे मैं इन दोनों को नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मुझे फंसाया जा रहा है। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। इंस्पेक्टर चौहान ने सामंत सेठ को जब जेल में लॉक करके पीटना शुरू किया तो उन्होंने सब कबूल कर लिया। हाय रे! अरे बचाओ! अरे बस करो इंस्पेक्टर साहब। अरे सब बताता हूँ। मैं डर गया था, इतना पैसा कहाँ रखता। ऊपर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को टैक्स देना पड़ता, वो अलग। इसलिए मैंने इन दोनों की मदद ली और इसे शहर भेजने लगा। हाँ, ये दोनों पैसों के लालच में अंधे थे, इसलिए इन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया। झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती सेठ जी। अब जेल में सड़ना जब तक कोर्ट का बुलावा नहीं आ जाता। फिर इंस्पेक्टर चौहान सामंत सेठ को लॉकअप में छोड़कर बाहर आया। कुछ दिनों बाद जब गांव में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया तो इंस्पेक्टर चौहान स्टेज पर खड़े होकर कहने लगे, बहादुर तो हम सब होते हैं, बस सब उस बहादुरी का परिचय सही समय पर नहीं दे पाते। आज सारा काला धन और घूसखोरी का पैसा जब्त कर लिया गया है और इन सब के पीछे सामंत सेठ का हाथ था, वो भी पकड़ा गया। ये सब हुआ है इसी गांव के दिलेर और साहसी बच्चे की वजह से। मैं आज उसे यहां स्टेज पर बुलाकर उसकी वीरता के लिए उसे पुरस्कृत करना चाहूंगा। बहादुर, बहुत अच्छा काम किया तुमने जो हमें फोन करके वहां बुलाया। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि ये उस बस का चालक दलन और उसका सहयोगी जब्बर है? सर, मैंने इन दोनों को बैग चढ़ाते हुए देखा था, लेकिन इनके चेहरे तो ढके हुए थे, फिर तुमने इन्हें कैसे पहचाना? सर, चेहरा भले ही ढका हुआ था, लेकिन मैं इन्हें इनके कपड़ों से पहचान गया। गांव के सभी लोग तालियां बजाते हैं और इंस्पेक्टर चौहान बहादुर को पुरस्कार देते हैं।